को टिकट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मैनपुरी से रघुराज शाक्य बीजेपी प्रत्याशी, खतौली से राजकुमार सैनी बने बीजेपी उम्मीदवार। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ये पत्ते बीजेपी की तरफ से अब खोल दिए गए हैं, जिसको लेकर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई थी। यूपी में उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। रामपुर से आकाशु सक्सेना, वहीं मैनपुरी से रघुराज शाक्य बीजेपी प्रत्याशी होंगे। खतौली से राजकुमार सैनी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में दिल्ली से संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, बीजेपी की तरफ से उपचुनाव को लेकर अपने नामों का, कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल और अगर बात की जाए तो मैनपुरी से रघुराज सिंह साख्या को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। रघुराज सिंह साख्या ने 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है वो इटावा विधानसभा से जीता था और मुलायम सिंह यादव के गढ़ में और समाजवादी पार्टी के गढ़ में लगातार वो कहा जा सकता है कि एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। शिवपाल यादव के बेहद करीबी भी हैं ये रघुराज सिंह साख्या। और बात की जाए खतौली से तो वहां से राजकुमारी सैनी को बीजेपी ने मौका दिया है। और बात की जाए रामपुर से तो आकाश सक्सेना को वहां से मौका दिया गया है। यानी कि तीनों जो सीट हैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से घोषणा की गई है उपचुनाव को लेकर। और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल बीजेपी वहां पर दोनों ही जो उपचुनाव है वहां पर काफी सेफ मोड में नजर आ रही है। एक तरफ शिवपाल यादव के काफी करीबी नेता को मौका दिया गया है, दूसरी तरफ आकाश सक्सेना जो कि पहले भी रामपुर में आजम खां के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, और राजकुमारी सैनी को मौका दिया गया है जो कि विक्रम सैनी के परिवार से हैं। तो यानी कहा जा सकता है कि तीनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपने पुराने ही लोगों पर एक तरीके से दांव खेला है। बिल्कुल, पुराने ही लोगों पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया। रामपुर की बात करें तो आकाशु सक्सेना 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ये आजम खां के सामने थे, बीजेपी की कैंडिडेट थे। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में अगर जातिगत समीकरण निशान समझने की कोशिश करें तो यादव बाहुल्य के बाद शाक्य जात के लोग वहां पर सबसे ज्यादा हैं और इसीलिए बीजेपी पिछले कई दिनों से वहां पर कैंडिडेट को लेकर चर्चा भी कर रही थी। बीजेपी की कोर ग्रुप की लखनऊ में बैठक हुई, उसमें कैंडिडेट के नाम को लेकर चर्चा हुई। फिर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया कि वो नाम डिसाइड करे। पहले प्रेम सिंह शाक्य का भी नाम चल रहा था जो कि मुलायम सिंह यादव के सामने कई बार चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन अब यहां से रघुराज शाक्य को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया। कितने मजबूत दावेदार ये होंगे डिम्पल यादव के लिए? देखिए, चूंकि डिम्पल यादव हैं समाजवादी पार्टी की बड़ी नेताओं में है और दूसरा समाजवादी परिवार के काफी महत्वपूर्ण सदस्य हैं, ऐसे में उनको वहां पर रघुराज सिंह कितनी चुनौती देंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से वहाँ साक्ष्य वोट बैंक है और दूसरी तरफ ये शिवपाल यादव के करीबी रहे हैं, अगर शिवपाल यादव वहाँ पर थोड़ा भी इनका समर्थन करते हैं तो समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। और अगर चुनावी नतीजे बीजेपी के मान लिया जाए एक बार पक्ष में भी ना आए तो समाजवादी पार्टी की कोई बड़ी जीत होती हुई अभी वहाँ नहीं दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि एक बड़ा उलटफेर भी इस बार बीजेपी मैनपुरी में कर दे। निशांत, एक सवाल यहाँ पर यह भी है, पुराने उम्मीदवारों को बीजेपी ने मैदान में क्या इसलिए भी उतारा क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो समाजवादी के गढ़ कहे जाते थे, चाहे मैनपुरी की बात करें या फिर रामपुर की बात करें, चूंकि अब सत्ता में बीजेपी की वापसी हो चुकी है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो एक बार फिर से उन्हीं कैंडिडेट को, उन्हीं उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। देखिए, जिनको भी मौका दिया गया है सीधा मतलब है चुनाव जीत के आने से। और चूंकि ये तमाम लोग वही लोग हैं जिनको बूथ मैनेजमेंट का पता है, जिनके साथ कार्यकर्ता खड़े हैं, और बीजेपी अधिकतर चुनाव बूथ मैनेजमेंट से जीतती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक मजबूत बूथ मैनेजमेंट बीजेपी के साथ पहले से खड़ा है। चुनाव मूड में हमेशा बीजेपी रहती है। बस बड़ी बात है कि ये समाजवादी पार्टी के गढ़ है, खासकर रामपुर विधानसभा की बात की जाए और मैनपुरी लोकसभा की बात की जाए। और इस गढ़ में अगर बीजेपी स्वयं लगा पाती है तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं। तो रघुराज शाक्य का जो नाम यहाँ पर सामने आया बीजेपी की तरफ से, क्योंकि लगातार मंथन का दौर यहाँ पर निशांत जारी था और मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, तो अब रघुराज शाक्य को क्या माना जाए कि एसपी का सबसे मजबूत किला ढालने के लिए बीजेपी का ये बड़ा दाव?
देखिए, बिल्कुल उनकी एक बड़ी परीक्षा भी आप कह सकते हैं कि उनको पार्टी ने इतना बड़ा मौका दिया है और उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं। अगर वो इस किले को ढा देते हैं तो आप समझ लीजिए अवध क्षेत्र में बीजेपी के पास एक बड़ा कद्दावर नेता भी भविष्य में मिल सकता है। दूसरी तरफ चूंकि सामने डिम्पल यादव हैं तो चुनौती बड़ी है। हालांकि इससे पहले कन्नौज में ये करिश्मा किया था सुब्रत पाठक ने, जिनको पार्टी ने सीधा प्रदेश महामंत्री बनाया था चुनाव जीतने के बाद। ऐसे में रघुराज को भी बड़ा मौका दे सकती है पार्टी अगर वो डिम्पल यादव को मैनपुरी सीट से चुनाव हरा दे। ठीक है निशांत, आएंगे आपके पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रही, बीजेपी ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। रामपुर से आकाश सक्सेना बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और मैनपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो वहां से रघुराज शाक्य को बीजेपी ने अपना सबसे मजबूत और प्रबल कैंडिडेट बनाया, जो डिम्पल यादव को कड़ी टक्कर देंगे। यानी कि डिम्पल यादव वर्सेज रघुराज शाक्य मैनपुरी उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। मैनपुरी में अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो वहां पर यादव और शाक्य बाहुल इलाका वो आता है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से शाक्य बिरादरी का कैंडिडेट उतारकर एक मजबूत दावेदारी पेश की गई है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी को। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह सीट खाली हुई और डिम्पल यादव अब परिवार की साख बचाने के लिए मैदान में है। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव को यहां पर कैंडिडेट बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई। खतौली की बात करें तो खतौली से राजकुमारी सैनी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो काफी मंथन किया गया। लखनऊ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, उसमें तमाम पदाधिकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी उस बैठक में मौजूद रहे। मजबूत कैंडिडेट को लेकर लगातार गहन चर्चा की गई। कौन सबसे ज्यादा मजबूत कैंडिडेट हो सकता है जो समाजवादी पार्टी के गढ़ में उस गढ़ को ढहाने की ताकत रखता हो। और अब उन तीनों नामों का ऐलान कर दिया गया है। मैनपुरी की बात करें या फिर खतौली की बात करें और रामपुर की बात करें। बिल्कुल निशांत, मैनपुरी की तो हमने यहाँ पर बात करी, लेकिन अगर बात करें खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर तो वहां पर इस समीकरण को किस तरह से बैठाने की कोशिश राजकुमार सैनी के चेहरे के साथ बीजेपी की तरफ से? निशांत, आप सुन पा रहे हैं? कि बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं। खतौली विधानसभा की जहां तक बात की जाए तो आप इसको मान लीजिए कि 2024 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप इसको सेमीफाइनल का रूप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और अगर पिछली बार की बात करें तो विक्रम सिंह सैनी ने 16,000 के अंतर से वोट चुनाव जीता था। इस बार इस चुनाव को बीजेपी को मजबूती से जीतना है, इसलिए बीजेपी ने राजकुमारी सैनी को मौका दिया है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि बीजेपी विक्रम सैनी का पूरे प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहती है और विक्रम सैनी चूंकि उनका सदस्यता रद्द हुई है, ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि विक्रम सैनी के परिवार के व्यक्ति को लाकर ये चुनाव में बड़ी जीत दिलाई जाए। तो बिल्कुल हर एक समीकरण को बिठाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। हर एक समीकरण को हम आपको पॉइंटर्स के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं। तो मैनपुरी का जो समीकरण है वो किस तरह से साधने की कोशिश, तो मजबूत दावेदारी इन चेहरों के जरिए पेश करने की कोशिश, एक बड़ा दाव बीजेपी की तरफ से अब देखना होगा, क्योंकि इन नामों के साथ धीरेन्द्र कहीं ना कहीं जो ये उपचुनाव है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ये चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के लिए अपने गढ़ को बचाना यहां पर एक बड़ी चुनौती भी है। साथ ही साथ जनता के बीच में ये गढ़ बचाकर एक संदेश भी देना है कि वो अभी भी इस मुकाम पे है कि सत्ता में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। जिस तरह से आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, रामपुर को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, वहां की लोकसभा में उपचुनाव में जो हार हुई, उसके बाद अब मैनपुरी लोकसभा, खतौली की बात करें, रामपुर की बात करें, यहां पर चुनाव जीतना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत
अहम हो जाता है। अगर ये चुनाव समाजवादी पार्टी हारती है तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा, जो जनता है, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है, उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूटेगा। बीजेपी की तरफ से हालांकि मजबूत कैंडिडेट उतारे गए हैं। आकाश सक्सेना की बात करें तो रामपुर से आजम खां को कई बार चुनौती दे चुके हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी कड़ी टक्कर उन्होंने आजम खां को दी थी। अब फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। एक फायदा यह भी होगा आशिमा, सत्ता में बीजेपी है और लगातार जिस तरह से चाहे छोटा चुनाव हो या फिर बड़ा चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, बीजेपी जिस तरह से कार्यकर्ता से लेकर बड़े पद के नेता जिस तरह से चुनाव प्रचार में जुटते हैं, उससे टक्कर देना अन्य पार्टियों के बस की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी अभी लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। तो प्रचार के मामले में भी समाजवादी पार्टी से काफी आगे है भारतीय जनता पार्टी। अब ये कैंडिडेट कितना उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यहां पर रहेगा। लेकिन दिलचस्प मोड़ पर जाता हुआ उपचुनाव नजर आ रहा है। बीजेपी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर किन वो चेहरे होंगे जिन पर ये मजबूत दावेदारी पेश की जाएगी। इससे पहले धीरेन्द्र ने देखा कि मंथन का दौर यहां पर जारी था, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर संगठन महामंत्री हो, लगातार फीडबैक लिया जा रहा था और उस मंथन के बाद अब ये चेहरे भी यहां पर सामने आ गए हैं। निशांत, लेकिन अगर बात करें रामपुर से आकाश सक्सेना को टिकट यहां पर दिया गया है, लेकिन अब सबकी निगाहें समाजवादी पार्टी पर भी टिकी हुई है कि यहां पर क्या बड़ा दांव चला जा सकता है। देखिए, बिल्कुल आजम खां की चूंकि राजनीतिक विरासत रही है रामपुर, और ऐसे में समाजवादी पार्टी रामपुर में एक मजबूत कैंडिडेट देगी, क्योंकि लोकसभा में आजम खां की विरासत को बीजेपी चुनौती दे चुकी है और आजम खां की रामपुर सीट लोकसभा में वो हार चुके हैं। ऐसे में विधानसभा में ये नुकसान दोबारा ना हो, चुनाव में देखने वाली बात यही होगी कि बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी वहां पर किसे मौका देती है। जहां तक रही आकाश सक्सेना की बात, वो लॉयर रहे हैं और लगातार आजम खां के खिलाफ तमाम केसेस में मजबूत पैरवी भी की है। ऐसे में उनका वहां पर पहले से अपना एक मजबूत वोट बैंक है। लेकिन अगर जातिगत समीकरणों को देखा जाए तो आकाश सक्सेना के लिए रामपुर सीट निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी जिन हालातों में है, ऐसे में पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए वहां पर एक मजबूत प्रत्याशी का होना जरूरी है, जो बड़े अंतर से अगर जीत दर्ज कर पाए। अगर जीत के अंतर में भी कमी होती है तो आप ये मान के चलिए कि रामपुर में बीजेपी का मनोबल बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। और बीजेपी ने जिस तरीके से लोकसभा में रामपुर में एक बड़ा पलटवार किया था, हो सकता है कि अब रामपुर विधानसभा में भी वही पलटवार देखने को मिले। बिल्कुल, इस बार खतौली विधानसभा उपचुनाव में भी काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। आरएलडी समाजवादी पार्टी यहां मिलकर उपचुनाव लड़ रही है। बीजेपी की तरफ से राजकुमार सैनी को यहां पर कैंडिडेट बनाया गया। कितनी मजबूत टक्कर यहां पर होने वाली, क्या कुछ समीकरण यहां पर बैठने वाला है? देखिए, राजकुमारी सैनी विक्रम सैनी की पत्नी है और जाहिर सी बात है कि जो विक्रम सैनी का बड़ा वोट बैंक है वो राजकुमारी सैनी के साथ अपने आप जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि खतौली पिछली बार विक्रम सैनी की जो जीत थी वो 16,000 वोटों से थी, तो खतौली में बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि जीत के अंतर को बढ़ाया जाए। और खतौली एक तरीके से आरएलडी के गढ़ में आती है। पिछली बार भी बीजेपी ने जब पूरी तरीके से माहौल, किसान आंदोलन और तमाम चीजें थी, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि जीत के अंतर को और बढ़ाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाए। और देखिए निशांत, मदन भैया का जिक्र इसलिए भी कहीं ना कहीं हो रहा है क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें तो मदन भैया के जरिए गुर्जर वोटर्स को अपने पाले में लाकर समीकरण बदलने की कोशिश यहां पर करने की गई है। देखिए, बिल्कुल मदन भैया इससे पहले लोनी से चुनाव लड़के आए थे। हालांकि लोनी में नंद किशोर गुर्जर ने इनको चुनौती दी थी और नंद किशोर गुर्जर ने जीत हासिल की थी। उसके बाद अब मदन भैया खतौली से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। मदन भैया के लिए भी राहें आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर स्थानीय बनाम बाहरी एक मुद्दा बीजेपी पहले से इसकी गुफा छोड़ चुकी है। इसके अलावा अगर विक्रम सैनी की बात की जाए, उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है, इसलिए पार्टी ने उनकी पत्नी पर भरोसा जताया है। और जाहिर सी बात है कि वो भरोसा कितना कामयाब होगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन खतौली की जो फाइट है उसको कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक तरीके का सेमीफाइनल है। जो भी खतौली का
जनता का जनादेश होगा। आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में हमें लोकसभा चुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, नामांकन पर सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं और अविनाश भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं। अविनाश, बीजेपी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर जारी था, लेकिन अब उस पर विराम लगते हुए 3 नामों को उजागर कर दिया गया। एक बड़ा दाव। बिल्कुल, देखिए, अगर हम इन तीनों सीटों की बात करें तो बहुत ही सोच समझकर और एक सधी हुई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। देखिए, मैनपुरी सीट पर सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई थी कि यहां से बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। हालांकि देखिए, एक बात बिल्कुल साफ थी कि ये तय माना जा रहा था कि मैनपुरी से बीजेपी का जो भी प्रत्याशी होगा वो शाह के बिरादरी से होगा, क्योंकि देखिए 2 ऐसे फैक्टर हैं। चूंकि अगर हम मैनपुरी की बात करें तो सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं और उसके बाद जिन वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है वो शाह की बिरादरी से आते हैं। हालांकि 2 ऐसे नाम थे, प्रेम सिंह शाह के और रघुराज शाह के। दोनों ही नामों को लेकर काफी चर्चाएं हुई और आखिर में चूंकि मंथन के बाद ये निकला कि रघुराज शाक्य को प्रत्याशी बनाया जाए, तो रघुराज शाक्य को मैनपुरी से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कल ही डिम्पल यादव ने वहां से अपना नामांकन दाखिल किया था और चूंकि सबसे अहम बात यह है कि मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की सीट रही है और अब तक जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मैनपुरी में किसी और पार्टी के लिए, जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तब से किसी और पार्टी के लिए जितना एक कह सकते हैं कि टेढ़ी खीर वहां पर साबित हुआ। लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश यही है कि सभी समीकरणों को साधते हुए और जो भी फैक्टर इस वक्त मौजूदा समय में काम कर रहे हैं इस उपचुनाव में, उसके सहारे जो सबसे बड़ा गढ़ है समाजवादी पार्टी का मैनपुरी, उस गढ़ को ध्वस्त किया जाए। और साथ ही में रामपुर सदर, जहां से आजम खान 10 बार विधायक रहे, हालांकि इस बार चूंकि देखिए बीजेपी हर रणनीति अपना रही है और जहां तक सवाल इस उपचुनाव को जीतने को लेकर है तो सारे ट्रिक बीजेपी की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। और बीजेपी चूंकि ये भी हवाला दे रही है कि आजमगढ़ और रामपुर को लेकर भी यही बात कही जा रही थी, लेकिन उस किले को भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त किया। तो एक बार फिर से भाजपा की कोशिश यही है कि खतौली सीट जीतने के साथ साथ मैनपुरी और रामपुर सदर सीट को भी जीता जाए, ताकि आने वाले समय में एक मैसेज भी भाजपा दे सके कि अब उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी सीट नहीं बची है जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी ना जीत सके। ठीक है अविनाश, आपके पास आएंगे और मेरठ से संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक, बीजेपी की तरफ से उपचुनाव को लेकर अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जहां पर खतौली की अगर बात की जाए तो आरएलडी समाजवादी पार्टी की तरफ से मदन भैया, तो वहीं बीजेपी ने यहां पर राजकुमारी सैनी को अपना कैंडिडेट बनाए। कितना दिलचस्प होने वाला है ये मुकाबला यहां पर? खतौली हमेशा से बीजेपी के लिए एक मुश्किल समय में नैया को पार लगाने वाली ऐसी विधानसभा रही है। अगर लोकसभा की हम बात करें 2019 की, जब संजीव बालियान 5 विधानसभाओं में फंस गए थे, 4 विधानसभाओं से हारे चौधरी अजीत सिंह से, लेकिन 5वीं विधानसभा थी खतौली, जहां से संजीव बालियान को विजयश्री प्राप्त हुई। तो खतौली एक ऐसा गढ़ है जो बीजेपी का हमेशा से गढ़ रहा है और सैनी बिरादरी यहां से हमेशा से एक डोमिनेटिंग प्रोसेस में रही है। इसी वजह से विक्रम सैनी के बाद राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी बनाया गया है, क्योंकि इस खतौली सीट पर अगर हम विधानसभा की बात करें तो थोड़ा सा सरदना का क्षेत्र लगता है, जो सरदना की चौबीसी है, ठाकुर चौबीसी, वो लगती है इसमें। और खतौली पूरी तरीके से अर्बन एरिया भी है। हालांकि एक बार गुर्जर समुदाय पे ही रही थी, जब करतार सिंह भड़ाना समाजवादी पार्टी या आरएलडी के टिकट से लड़े थे, तब विक्रम सैनी से पहले ये करतार सिंह भड़ाना पे रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए आरएलडी ने मदन भैया को, जो खेकड़ा से हमेशा से लड़ते रहे, अब लोनी में वो सीट चली गई है। इस बार लोनी से वो हार गए थे, लेकिन फिर से आरएलडी ने गुर्जर बाहुल्य पर सीट पर अपना दांव लगाया, गुर्जर कैंडिडेट पर, क्योंकि गुर्जर भी बहुत तादाद में है, सैनी बहुत तादाद में है, बनिए, ब्राह्मण और जाट इस सीट पर है। लेकिन बीजेपी की अपनी पैतृक सीट काफी सालों से रही है और बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी सीट जो उसकी अपनी थी उसको वो लूज करे। इसलिए राजकुमार सैनी, क्योंकि एक संघ से जुड़ा हुआ नाम है, बहुत पुराना नाम है और लगातार वो खतौली और आसपास के क्षेत्रों में काम करती रही हैं, ऐसे में मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है मदन भैया के सामने,
जातीय समीकरण आरएलडी ने जरूर बैठाने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी को उसके गढ़ में चुनौती देना आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त कैंडिडेट के लिए जरा मुश्किल होगा। रामपुर के समीकरण को भी जरा अभिषेक हम चाहेंगे बारीकी से बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से आकाश सक्सेना पर भरोसा जताया है, मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश। बिल्कुल अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी भी जुड़ गई हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। काफी मंथन हुआ और मंथन के बाद अब आप लोगों की तरफ से भी पत्ते खोल दिए गए हैं, बड़ा दाव। अनिला सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुझे तो आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो मैं कह रही हूँ कि काफी मंथन के बाद ही कोई उम्मीदवार का नाम तय होता है। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत जो है खूब मंथन हुए हैं, अलग अलग लेवल पे मंथन हुए हैं, ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तक। उसके बाद उम्मीदवारों के नाम फाइनलाइज हुए हैं और तीनों के तीनों उम्मीदवार जो है जीत हासिल कर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। और तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी रामपुर, मैनपुरी, खतौली भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई हूँ। अनिला सिंह जी, अगर तीनों सीटों की बात करें, चाहे रामपुर हो, मैनपुरी हो या फिर खतौली, जहां पर आरएलडी का गढ़ भी कहा जाता है, ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गढ़ कहे जाते हैं, तो जो कैंडिडेट आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से जिन कैंडिडेट का ऐलान किया गया है, कितना लगता है कि ये मजबूत कैंडिडेट हैं और समाजवादी पार्टी के गढ़ को ध्वस्त करने में कामयाब होंगे? भारतीय जनता पार्टी जो लोग कहते हैं ना कि हमारा गढ़ है, उसको ध्वस्त करने में, उस चुनौती को, उस चैलेंज, उस चुनौती को सामना कर जीत हासिल करने में निरंतर कार्य करती है, मेहनत करती है। कार्यकर्ता हमारे बहुत कर्मठ हैं, तो इसलिए खतौली में भी हम जीतेंगे। आरएलडी जो है अब उसका कुछ नहीं है। जयंत चौधरी जी ने तो खुद राज्यसभा एमपी अपने आप को नॉमिनेट कर लिया। पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता की चिंता करी क्या? कुछ भी नहीं करी। उनको खुद साहब को पार्लियामेंट पहुंचना था, वो पहुंच गए। ठीक है अनिला सिंह जी, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल न्यूज स्ट्रीट पर खबरें लगातार